हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे। मैं सूरज एलईडी एलसीडी ट्रेनर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। फ्रेंड, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एलईडी टीवी में जो बैकलाइट सेक्शन होती है, ये बैकलाइट सेक्शन किस तरह से काम करती है, इसकी स्विचिंग मेथड क्या है, किस प्रकार से ये स्विचिंग करता है, कैसे इसको स्विचिंग के लिए कौन कौन सी कंपोनेंट का उपयोग किया गया होता है, और इस सेक्शन में अगर किसी भी तरह का फॉल्ट आता है यानी कि प्रॉब्लम आता है तो हमें क्या क्या चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और अगर आपको किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स जैसे कि स्मार्ट एलईडी एलसीडी टीवी का हो गया, एसी पीसीबी का हो गया, वीआरवी, वीआरएफ, वीएफडी, और भी हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स करवाए जाते हैं जैसे कि होम इन्वर्टर, ई रिक्शा, ई बाइक, बहुत सारे हमारे यहाँ कोर्स करवाए जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोर्स के रिलेटिव जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे जो नीचे नंबर चल रही है इस पर आप कॉल करके कोर्स के लिए बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रहने खाने सब कुछ का व्यवस्था करवाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो में और आपको बताते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलईडी टीवी में यूज होने वाला बैकलाइट सेक्शन के ऊपर है। जी हाँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकलाइट सेक्शन। ये हमारा बैकलाइट सेक्शन के ऊपर है। तो बैकलाइट सेक्शन में क्या क्या लगा होता है, सबसे पहले हम इस चीज की बात करते हैं। तो बैकलाइट सेक्शन में आपको दो टाइप से बैकलाइट सेक्शन आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, आपने बहुत सारे वीडियो हो सकता है यूट्यूब चैनल पे देख लिए होंगे, लेकिन आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके काम में इम्प्रूवमेंट लाने वाला है। हम आपको बताएंगे कि दो टाइप्स के बैकलाइट सेक्शन होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक टाइप बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट 1 होगी बैकलाइट की, और पार्ट 2 में हम आपको दूसरी टाइप इसकी बताएंगे। जी हाँ, तो पार्ट 1 में जो हम बता रहे हैं आपको पहला टाइप, इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एक एसएमपीएस ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलता है, जिसकी एक प्राइमरी और एक ऑक्सिलरी कॉइल होती है, और इसी के साथ एक सेकेंडरी कॉइल भी लगी होती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सेकेंडरी कॉइल भी लगी हुई होती है। अब इसी सेकेंडरी कॉइल से कई तरह का सप्लाई पास होता है। इस सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक डायोड लगा होता है, यहाँ पे एक डायोड लगा होता है। ये डायोड शॉटकी डायोड होता है। जी हाँ, याद रखें। अब मान लीजिए अगर इस डायोड की जगह पे अगर आपने डायोड IN नंबर का यूज कर दीजिएगा, IN 4007 नंबर, जैसे कि एक डायोड आता है IN 4007, इस डायोड का उपयोग आपको यहाँ पे नहीं करना है। ये डायोड यहाँ पे नहीं चलेगा। जी हाँ, ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताता होगा। ये डायोड यहाँ पे नहीं चलेगा। तो फिर यहाँ पे कौन सा डायोड चलेगा? यहाँ पे वो डायोड चलेगा जिस डायोड के ऊपर SR लिखा हो, जिस डायोड के ऊपर FR लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ वही डायोड चलेगा, क्योंकि वही डायोड हमारा शॉटकी डायोड में आता है। जी हाँ, शॉटकी डायोड के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो इसी चैनल पे बहुत ही जल्दी डायोड के ऊपर भी वीडियो, शॉटकी डायोड के ऊपर भी वीडियो आने वाला है। उस वीडियो के आप देख के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शॉटकी डायोड का जो उपयोग होता है वो हाई स्विचिंग में होता है। जी हाँ, हाई स्विचिंग की बात की जाए तो जहाँ पे स्विचिंग की स्पीड ज़्यादा हो, यानी कि एक अनुमानित से अधिक कहा जा सकता है, यानी कि जहाँ पे किसी भी चीज़ का अनुमानित ना हो, एक अंत लिमिटेड ना हो, वो अनलिमिटेड स्विचिंग हो। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर AC वोल्ट की हम बात कर लेते हैं तो AC वोल्ट का हमारा एक लिमिट है कि 220, 240, 190, यानी कि हमारा 240 तक अधिकतम इसकी स्पीड है, यहाँ तक ही हमारा वोल्टेज आ सकता है। लेकिन अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, यहाँ पे जैसे कि हमारा मैग्नेटिक द्वारा सप्लाई बन रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो प्राइमरी टू सेकेंडरी जो बन रहा है ये हमारा SMPS ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी टू सेकेंडरी जो बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है? ऑसिलेटर स्विचिंग, यानी कि ऑसिलेटर स्विचिंग हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो ऑसिलेटर स्विचिंग द्वारा ये वोल्टेज बन रहा है, इस वोल्टेज की कोई भी फिक्स चीज नहीं, यानी कि ये एक अनुमानित है कि इसका क्या स्पीड है। तो इस स्पीड के लिए एक सुपर रिसीवर यानी कि फास्ट रिसीवर डायोड का उपयोग किया जा सकता है, जिस डायोड के अंदर जो रिसीविंग पावर यानी कि उसकी जो रिसीविंग करने की ताकत हो वो हाई ताकत हो, तो उसकी जो जगह जो यूज होता है वो
शॉटकी डायोड का यूज होता है, क्योंकि शॉटकी डायोड का जो उपयोग होता है वो हाई सिस्टम यानी कि हाई रिसीव के लिए, फास्ट रिसीव के लिए यूज किया जाता है। अब शॉटकी डायोड का उपयोग आप IN 4007 की जगह पे कर सकते हैं, लेकिन 4007 डायोड का उपयोग शॉटकी डायोड की जगह पे नहीं कर सकते। इस चीज को आप लिख के रख लें। अब इसके आगे शॉटकी डायोड जब लग जाता है हमारा, ये हमारा शॉटकी डायोड के ठीक आगे आपको एक मिलता है कॉइल, एक कॉइल यहाँ पे देखने को मिलता है। ये हमारा बूस्टर कॉइल कहलाता है। इस कॉइल को हम कहते हैं बूस्टर कॉइल। ये हमारा बूस्टर कॉइल कहलाता है। बूस्टर कॉइल का काम क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। कॉइल का पहला काम होता है किसी भी तरह के जो इनपुट का वोल्टेज में वेरिएशन है, यानी कि इनपुट वोल्टेज का जो वेरिएशन है उसको आउटपुट में एक स्मूथनेस करके भेजना, यानी कि उसको एक स्मूथ वोल्टेज करके भेजने का काम करता है कॉइल। इसलिए हमारा बूस्टर कॉइल का उपयोग होता है जो कि स्मूथ करके भेजने का काम करता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, बूस्टर कॉइल तो हमारा स्मूथनेस करके भेजने का काम करता है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि कॉइल यहाँ पे लगा हो सकता है क्यों, एक क्वेश्चन आती है। इस कॉइल का काम होता है कि जब यहाँ इसके आगे एक मॉसफेट का स्विचिंग मेथड बनेगा तो यही कॉइल सप्लाई को बूस्ट करके मॉसफेट को स्विचिंग के लिए कमांड देगी कि आप यह सप्लाई ले सकते हो। रेगुलरली मॉसफेट को सप्लाई देने का काम करेगा, यानी कि मॉसफेट को ज्यादा ताकत लगाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे मॉसफेट की बात करें तो यहाँ पे हमारा P44 मॉसफेट भी N चैनल का उपयोग कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे मॉसफेट की एम्पियर ज्यादा हाई नहीं रखी जाती है। यहाँ का जो मॉसफेट होता है वो कम एम्पियर का उपयोग किया जाता है, लगभग 1 से 1.5 एम्पियर, 1 एम्पियर तक का मोस्टली मॉसफेट हमारा उपयोग किया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी कॉइल के बाद आपको दिखेगा एक मॉसफेट लगा हुआ। यहाँ पे एक जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको मॉसफेट दिखेगा। ये मॉसफेट आपको एक N चैनल का मॉसफेट होता है, ये एक N चैनल का मॉसफेट होता है। इस मॉसफेट की ड्रेन पिन पे सबसे पहले ये सप्लाई आ जाती है। हमारा N चैनल का एक मॉसफेट है। इसके ड्रेन पिन पे जैसे ये सप्लाई आता है तो इसका जो सोर्स पिन होता है, अब ये स्विचिंग में अप्लाई किया गया तो इसका जो सोर्स पिन होगा उसको एक बाय रजिस्टर ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे इसकी एक सेंसिंग चीज ली जा सकती है, यानी कि इसकी ग्राउंड होने की एक हमें सिग्नल मिल सकता है जिसे करंट सेंस कहते हैं। लेकिन इस करंट सेंस को लेगा कौन, इसके लिए एक आईसी लगा होगा। कौन सा आईसी? सिर्फ वो आईसी, क्योंकि यहाँ पे मॉसफेट लगा है तो मॉसफेट की भी गेट को इनेबल करने के लिए क्या चाहिए, आईसी चाहिए, वोल्टेज तो चाहिए ना। अब कितना वोल्टेज चाहिए ये तय करता है हमारा आईसी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज की, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए सपोज जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात करते हैं कि एक हम नल से पानी निकालना चाहते हैं तो नल जिस हिसाब से हम खोलते हैं पानी उस हिसाब से हमारा गिरता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस हिसाब से हम गेट को, यानी कि ये जो हमारा गेट पिन है, इस गेट पिन को जिस हिसाब से हम यहाँ पे सप्लाई देंगे उस हिसाब से हमारा यहाँ पे स्विचिंग काम करता रहेगा प्रोसेस। अगर आपको ये मॉसफेट की फुल ट्यूटोरियल वीडियो देखना तो वो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको गेट ऑन करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, एक आईसी, एक ऐसा आईसी जो इसके गेट को भी ऑन करे और इस सारे सिग्नल को कब ऑन करे, जब इसको स्विचिंग की जरूरत हो। तो यहाँ पे जो आईसी लगता है वो बैकलाइट ड्राइवर आईसी लगता है, इसे ड्राइवर आईसी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक ड्राइवर आईसी का उपयोग किया जाएगा। अब ये ड्राइवर आईसी यहाँ पे 6 पिन, 8 पिन, 16 पिन, 32 पिन, 64 पिन तक के भी हो सकते हैं। ये एक 4 पिन और ये 4 पिन, 8 पिन का हमने अभी आईसी लगा दिया इसमें। ये 8 पिन का एक आईसी लगा दिया, ये आईसी। अब इस आईसी को क्या चाहिए, सबसे पहले तो इस आईसी को चाहिए, सबसे पहले इस आईसी को एक VCC सप्लाई आएगी। ये VCC सप्लाई कहाँ से आएगी, ये VCC सप्लाई इसी सेकेंडरी कॉइल से एक शॉटकी डायोड द्वारा जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है लॉजिक कार्ड के लिए। इसके ऊपर भी आपको हम बहुत जल्द वीडियो देने वाले हैं, कैसे कैसे 12 वोल्ट कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ बनती है। इसी 12 वोल्ट की लाइन से इस आईसी को एक VCC वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। इस आईसी को एक VCC वोल्टेज दिया जाता है।
जब इस आईसी को एक VCC वोल्टेज प्राप्त होती है उस टाइम पे इस आईसी का एक पिन जो होता है वो ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है। जब ये पिन ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है तो आईसी को क्या चाहिए, एक इनेबल वोल्टेज चाहिए। तो आईसी को जो इनेबल देगा यानी कि इस आईसी को जो ऑन करेगा वो इनेबल करेगा एमसीयू यानी कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। यहाँ पे जो आईसी को कमांड देगा वो कमांड कौन देगा, एमसीयू यानी कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। तो यहां से हम दे देते हैं इसको, ये आ गया हमारा एक एमसीयू, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। ये हमारा एक आईसी हो गया, जो मेन आईसी होता है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। इस आईसी से एक सप्लाई जाएगी यहां से बाय रजिस्टर जो इसको इनेबल वोल्टेज के लिए जाएगा। अब जब इस आईसी को इनेबल पावर मिलेगा तो ये आईसी इनेबल होगा यानी कि इस गेट को क्या करेगा, ऑन करेगा, इस गेट को ऑन करेगा। लेकिन इस गेट को ये ऑन तब जाके करेगा जब इसको एक और सिग्नल मिलेगी। ये इनेबल तो हो गया इस आईसी को ऑन करने के लिए, जैसे इसको ये ऑन करेगा तो उस टाइम पर ये गेट को क्या करेगा, बाय रजिस्टर एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए ऑन करेगा। जैसे ये गेट ऑन होगी तो गेट को क्या, जहां पे स्विचिंग करवाया जाएगा तो मॉसफेट का काम क्या होता है, अगर मॉसफेट का गेट को ऑन किया जाएगा तो उसे बंद भी करना होता है। तो इसको ऑन ऑफ कंटिन्यू ये ऑन ऑफ करने के लिए गेट और सोर्स के बीच में एक रजिस्टर का भी उपयोग किया जाएगा। इस रजिस्टर का काम होगा, ये रजिस्टर एज ए पुल अप का काम करता है। जितने बार हमारा ये गेट ऑन होगा उतने बार ये क्या करेगा, पुल अप पुल डाउन यानी कि हमारा सोर्स के साथ सभी सप्लाई को पुल डाउन करेगा, जिससे ये हमारा बार बार गेट ऑन ऑफ ये प्रक्रिया चलती रहेगी कंटिन्यू। इसी गेट ऑन चालू के बाद में जो ड्रेन टू सोर्स सप्लाई आ गया, जब सोर्स हमारा ग्राउंड रहेगा तो इसकी एक सेंसिंग यहां से एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर द्वारा करंट सेंस का यहां पे सप्लाई लिया जाएगा CS का। ये तो हमारा V आउट हो गया, G आउट हो गया, गेट आउट, और ये हमारा करंट सेंस, ये हमारा करंट सेंस ये लेता रहेगा रेजिस्टेंस से कि कितने सेकंड यानी कि कितने मिली सेकंड के हिसाब से हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि सोर्स के साथ ग्राउंड हो रहा है, उसकी एक सेंसिंग कंटिन्यू लेता रहेगा। अब जैसे ही ये लेता रहेगा तो इस आईसी को एक और सिग्नल प्राप्त होगी इसी एमसीयू से, उस सिग्नल का नाम होगा BL ऑन। यहां से जब एक बाय रजिस्टर ये सिग्नल जाएगी तो इस सिग्नल का नाम होगा BL ऑन। अब इसका नाम BL ऑन की जगह इनेबल भी हो सकता है या ऑन ऑफ भी हो सकता है या BL लाइट भी हो सकता है। उसी के साथ साथ इसी आईसी को इसी जगह से एक और रजिस्टर द्वारा सप्लाई जाएगा। ये सप्लाई इसको मिल जाएगा जो ADJ के नाम से मिलेगा या डीम के नाम से मिलेगा। ये ADJ और डीम ये होना जरूरी नहीं है। इसका उपयोग कब होता है, जब अगर आप बाय रिमोट से, ये तो हमारा ग्राउंड है, बाय रिमोट से जब आप किसी भी टीवी की ब्राइटनेस को लो हाई करते हो तो उस टाइम पे आपको ये सिग्नल की जरूरत होती है। अगर आप नहीं करना चाहते हो, अगर उसे फिक्स रखना चाहते हो तो ये अगर मिसिंग भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बैकलाइट से दिक्कत नहीं होती। ये चीज़ आप वो रखें दिमाग में। अब जब ये हमारा जैसे BL ऑन की सप्लाई इस आईसी को मिलेगा, तुरंत ये आईसी इसकी गेट को स्विचिंग को तेज कर देगा, जिससे होगा क्या कि यहाँ पे जो सप्लाई है ये अब कॉइल जो बूस्टर कॉइल लगाता है, इस बूस्टर कॉइल का काम यहाँ पे बढ़ जाता है। यानी कि बूस्टर कॉइल क्या किया था, सप्लाई को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखा था जो बिल्कुल ड्रेन पे छोड़ देता है। अब ड्रेन क्या करेगा, इस सप्लाई को पुनः यहाँ पे स्विचिंग करेगा। जैसे ही यहाँ पे स्विचिंग करेगा तो स्विचिंग के बाद ये सप्लाई एक डायोड पे जाएगी, जिससे ये डायोड द्वारा सप्लाई, यहाँ पे एक शॉर्टकी डायोड ही लगा होगा, ये डायोड द्वारा सप्लाई हमारा जाएगा कैपेसिटर पे। इस कैपेसिटर की वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हो सकता है आपका 160 वोल्ट, 180 वोल्ट, और इसकी जो फैरेड वैल्यू हो सकती है वो 470 माइक्रोफैरेड, 1000 माइक्रोफैरेड। इस हिसाब से यहाँ पे आपको कैपेसिटर पावर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू, इसमें वोल्टेज कितना मिलेगा, क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा। वोल्टेज इस पे उतना मिलेगा जितनी उस बैकलाइट स्ट्रिप की रिक्वायरमेंट है। अब उस स्ट्रिप की कनेक्शन कैसी है, सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। अगर सीरीज कनेक्शन है, 6 बल्ब की स्ट्रिप है, 3 स्ट्रिप लगा तो कितना हो गया, 18,
54, यानी कि 54 वोल्ट इस पे बनेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम सीरीज में 3 स्ट्रिप लगा देते हैं और 3 स्ट्रिप को कनेक्शन देते हैं तो कितना बनेगा 6 वोल्ट का, अगर 3 कर गया तो 54 वोल्ट बनेगा। तो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको देखना है कि हमारा स्ट्रिप कितने का है। उससे भी आसान तरीके से आपको करना क्या है, सिंपल सा ये बैकलाइट टेस्टर लेना है। इस बैकलाइट टेस्टर से आपको चेक कर लेना है सबसे पहले कि स्ट्रिप कितने वोल्ट का है, और जितने वोल्ट का होगा उस हिसाब से आपको चेक करना है कि लोड पे, बिल्कुल लोड पे टीवी ऑन करने के बाद आपका इतना वोल्टेज बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो वोल्टेज बूस्ट हो रहा है और प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप इसकी सेक्शन को डिटेल्स में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हमारा काम करता है। अब इसी के साथ साथ ये सप्लाई कंटिन्यूस स्विचिंग के लिए क्या लोड पड़ रहा है उसकी एक फीडबैक इस आईसी को चाहिए, तभी ये बार बार इसकी गेट को ऑन ऑफ करता रहेगा रेगुलर। तो इसकी फीडबैक के लिए इसी कैपेसिटर और डायोड के बीच से एक रजिस्टर लगेगा, एक रजिस्टर, और यहां से एक और रजिस्टर, और ये रजिस्टर ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि R2 और R1, यानी कि एक वोल्टेज डिवाइडर बना के इसको फीडबैक के लिए सप्लाई को दिया जाएगा। इसको एक फीडबैक सप्लाई दिया जाएगा जिससे कंटिन्यू इसको ये पता चलता रहेगा कि इसकी सप्लाई जो है इस हिसाब से स्विचिंग पे लोड पड़ रहा है, जिस हिसाब से ये हमारा कंटिन्यू स्विचिंग करता रहेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं इसी वीडियो में, अगर आपके बैकलाइट सेक्शन में ये दिक्कत आ रहा है कि इसका वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन जब चेक करने जा रहे हैं तो धीरे धीरे तो बैकलाइट वोल्टेज क्या आ रहा है उसका ड्रॉप होता जा रहा है, उस टाइम पे आप इसका R2 रजिस्टर को चेक कर ले। ये R2 रजिस्टर 90% बोर्ड में ओपन होता है जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी नए टॉपिक के लिए बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।